वेलकम फ्रेंड्स। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट पार्ट 3। बैलेंस शीट को समझने के लिए इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये मेरा थर्ड वीडियो है और इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। जो इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे मैंने, उसमें जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था बैलेंस शीट के ऊपर। जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स इन बैलेंस शीट। मैंने आपको दूसरे वीडियो में लायबिलिटी साइड के बारे में आपको डिटेल में बताया था। मैंने आपको एज पर कंपनीज एक्ट लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट का वो बताया था, और फिर उस फॉर्मेट में जो इंडिविजुअल आइटम्स थे उनके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया था। ये जो मेरा वीडियो है पार्ट 3, इसमें मैं आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड को जानना जरूरी है तो उससे पहले आपको लायबिलिटी साइड को जानना जरूरी है। देखिए, जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो सबसे पहले क्या क्रिएट होता है? लायबिलिटी क्रिएट होती है। उसके बाद फिर वो एसेट के रूप में इन्वेस्ट होती है बिजनेस में। तो सबसे पहले सोर्स होता है, फिर उसका एप्लीकेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है। इसीलिए एसेट साइड को समझने से पहले आपको लायबिलिटी साइड को समझना ज्यादा जरूरी है। आइए अब हम बैलेंस शीट का एसेट साइड को पढ़ते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एसेट साइड का फॉर्मेट क्या होता है और उसमें जो जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब स्क्रीन पे आप पूरा कंसंट्रेशन रखिए। ये बैलेंस शीट का एसेट साइड का फॉर्मेट है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है ना, बेसिकली एसेट को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट के अंतर्गत जो है मेनली 5 आइटम्स आते हैं। पहला आता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा आता है डिफर्ड टैक्स एसेट्स, चौथा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और पांचवा आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत कुछ सब हेडिंग्स हैं। फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत देखिए, टेंजिबल एसेट्स आता है, इंटेंजिबल एसेट्स आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है, और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आता है। तो एक चीज क्लियर होगी, इनटेंजिबल एसेट्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एज पर कंपनीज एक्ट। दूसरा, इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको एज पर कंपनीज एक्ट जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो बता रहा हूं। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है और मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक, तो ये तो हो गया नॉन करंट एसेट्स। फिर जो सेकंड हेडिंग है वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है? तो 1 साल के अंदर लिक्विडेट हो जाते हैं, है ना। तो करंट एसेट्स में क्या क्या है आपके? नंबर 1 है करंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 है इन्वेंट्रीज, नंबर 3 है ट्रेड रिसीवेबल्स, नंबर 4 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नंबर 5 है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और नंबर 6 है अदर करंट एसेट्स। ये तो मैंने आपको ग्रॉसली बता दिया कि यही आइटम्स है। अब मैं आपको हर आइटम के बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्स्ड एसेट। देखिए, फिक्स्ड एसेट के बारे में वैसे तो आप लोग सब जानते होंगे, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिक्स्ड एसेट, fixed assets are nucleus of all the assets which provides a solid platform on which the enterprise is built and continues its operation। देखिए, जिस तरीके से लाइबिलिटी साइड की जो सेंट्रल फिगर होती है वो क्या होती है? कैपिटल होती है ना। जो बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड की जो सेंट्रल फिगर होती है वो क्या होती है? कैपिटल होती है। उसी प्रकार से एसेट साइड की जो सेंट्रल फिगर है, या जिसको मैं न्यूक्लियस कह सकता हूँ, वो क्या होती है? फिक्स्ड एसेट होती है। फिक्स्ड एसेट ही वो एसेट होती है जिसके चारों तरफ एक बिजनेस फर्म के ऑपरेशन घूमते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, नंबर 2, ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एसेट्स। इसको हम जनरली क्या कहते हैं? कैपिटल एसेट भी कहते हैं। नंबर 3, held for used in production of goods or providing services etc for a long period of time। और नंबर 4 है नॉट मेंट फॉर सेल। ये सेल के लिए एसेट नहीं होते। ठीक, ये मैंने फिक्स्ड एसेट के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई। देखिए, फिक्स्ड एसेट भी 4 प्रकार के होते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। नंबर 1 टेंजिबल एसेट्स, नंबर 2 इंटेंजिबल एसेट्स, नंबर 3 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और नंबर 4 इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। मैं आपको इन चारों के बारे में डिटेल में बताऊंगा।
सबसे पहले मैं जो सबसे आसान है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसा फिक्स्ड एसेट जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा फिक्स्ड एसेट जो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर इंस्टॉलेशन है। अगर वो मशीनरी है और अंडर इंस्टॉलेशन है, या अगर वो बिल्डिंग है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और जब वो बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी या जब वो मशीनरी पूरी इंस्टॉल हो जाएगी, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट या टेंजिबल एसेट। जब तक वो इनकम्प्लीट है तब तक मैं उसको क्या बोलूँगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टेंजिबल एसेट के बारे में। आइए पढ़ते हैं टेंजिबल एसेट्स के बारे में। देखिए टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो फिक्स्ड एसेट्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, एक होता है ग्रॉस ब्लॉक और एक होता है नेट ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, और नेट ब्लॉक क्या होता है, जब ग्रॉस ब्लॉक में से मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो जो मेरे पास आता है वो मेरे पास आता है नेट ब्लॉक। ठीक, तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, वो फिक्स्ड एसेट जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें एक ग्रॉस ब्लॉक होता है, नेट ब्लॉक होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में। इनटेंजिबल एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट में चार पार्ट होते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स इन कंस्ट्रक्शन। ठीक, दो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं, टेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब पढ़ते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। देखिए जिस प्रकार से टेंजिबल एसेट क्या होते हैं, वो एसेट जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, दे डू नॉट एग्जिस्ट फिजिकली, दीज आर एक्चुअली एसेट्स बट नॉट टेंजिबल। एज पर शेड्यूल 3 of Companies Act 2013, all intangible assets are classified as part of fixed assets. एग्जाम्पल क्या है इंटेंजिबल एसेट्स के, गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मास्टर्स एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स, रेसिपीज, फॉर्मूला, मॉडल्स, डिजाइंस एंड प्रोटोटाइप्स, लाइसेंसेज एंड फ्रेंचाइजी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, what is unique about intangible assets? These represent monetary values of different rights enjoyed by the business enterprises and are therefore considered as an asset. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, और इसीलिए एसेट होते हैं। करेक्ट, आगे पढ़ते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। कंडीशंस फॉर एन एसेट टू क्वालिफाई फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल एसेट। एक एसेट को अगर इंटेंजिबल एसेट के रूप में क्लासिफाई करना है तो उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी चाहिए। As per Accounting Standard 26, an intangible asset must satisfy the following criteria. Number 1, it is identifiable. Number 2, it must be a non-monetary asset without physical substance, which is not represented either by money held or assets to be received in fixed or determinable amount like receivables. Number 3, control of asset is with enterprises. नंबर 4, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो फ्रॉम सच एसेट्स। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस एक एसेट को पूरी करनी पड़ेगी अगर उसको हमको इंटेंजिबल एसेट के रूप में क्लासिफाई करना है। ठीक, तो मेरे फिक्स्ड एसेट के 3 सबहेड्स पूरे हो गए हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम पढ़ते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट मीन्स द सेड इंटेंजिबल एसेट्स इज बीइंग क्रिएटेड और फॉर्मुलेटेड। जैसे इंटेंजिबल एसेट है सॉफ्टवेयर, अभी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं बना है, वो डेवलप हो रहा है, तो उसमें जो खर्चा हो गया वो क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। को मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, और बल्कि बिल्कुल रियल लाइफ के एग्जांपल लिखे हैं। पहला एग्जांपल क्या है, इफ अ कंपनी इज डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर एंड सून इट विल सेल द सॉफ्टवेयर, टिल द टाइम इट इज रेडी any expense on its development would be classified under intangible assets under development। दूसरा एग्जांपल और रियल लाइफ का है, आजकल जैसे कोरोना वायरस से एक बीमारी चली है कोविड-19। देखिए फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट यू आर अ फार्मा कंपनी, यू आर डेवलपिंग अ ड्रग फॉर्मूला दैट इरेडिकेट्स कोविड-19 एंड सो यू हायर बायोसाइंटिस्ट, केमिस्ट, labs, patent, etc. All the aforementioned items comes with a cost. In case where the company believes that the drug formula will soon be approved for human consumption,
till that time all the money spent on the cost of creating this drug formula shall be treated as asset under the name intangible asset under development। तो जो भी इंटेंजिबल एसेट्स अभी कम बने नहीं है, बन रहे हैं, तो उस बनने में जो खर्चा है वो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में आता है। करेक्ट। देखिए जो भी खर्चा होता है वो हमेशा डेबिट में आता है ना, और एसेट्स भी हमेशा डेबिट में आते हैं। तो जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा जो भी खर्चे किसी एसेट में लग रहे हैं और वो एसेट अभी बना नहीं है, तो बनने तक का जो खर्चा होगा वो सारा एसेट साइड में जाता है। और अगर वो इंटेंजिबल एसेट बन रहा है तो इंटेंजिबल एसेट बनने तक के सारे खर्चे क्या होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में चले जाएंगे। और जब वो इंटेंजिबल एसेट बन जाएगा तो वो सिंपली क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट से हट करके इंटेंजिबल एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, आइए मेन फॉर्मेट में आते हैं। तो नॉन करंट एसेट मेरा फिक्स्ड एसेट में क्या हो गया, टेंजिबल एसेट भी हो गया है, इंटेंजिबल एसेट भी हो गया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट भी हो गया है। अब हम पढ़ते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किसी कंपनी के पास या बिजनेस फर्म के पास कुछ सरप्लस मनी होता है तो सरप्लस मनी को इन्वेस्ट कर देता है वो, है ना, कुछ फायदा कमाने के लिए, गेन कमाने के लिए। करेक्ट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट दैट आर ऑफ नॉन करंट नेचर। तो इन्वेस्टमेंट भी करंट नेचर का होता है और नॉन करंट नेचर का होता है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मेरा क्या हो गया, जो 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, ऐसे समझ लीजिए। ठीक। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर डिबेंचर ऑफ अनदर कंपनी टू प्रमोट बिजनेस। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी का शेयर या डिबेंचर खरीदती है, किसके लिए, बिजनेस प्रमोट करने के लिए। जैसे सपोज एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो पेट्रोल का काम करती है, पेट्रोल का बिजनेस करती है, ठीक है, और वो कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी के कुछ शेयर या डिबेंचर खरीद लेती है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट को मैं क्या कहूंगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहूंगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर या डिबेंचर खरीदती है और वो दूसरी कंपनी जो है सब्सिडियरी या एसोसिएट नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। करेक्ट। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो किया जाता है गेन के लिए, इसका डायरेक्ट बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, है ना, ये पेट्रोल का काम करती है, इसने सपोज एक बैंक का शेयर खरीद लिया है। अब इसने बैंक का शेयर खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है कि वहां से कुछ पैसा कमा ले, तो ये शेयर खरीदा है, इसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है ना, पेट्रोल से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आइटम है नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड टैक्स एसेट। देखिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। मेरा एक वीडियो है डेफर्ड टैक्स के बारे में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। वैसे मैं आपको डेफर्ड टैक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए कंपनीज अपनी जो बैलेंस शीट बनाती है या अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती है, फाइनल अकाउंट्स जो बनाती है वो क्या बनाती है, वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 बनाती है। ठीक है। वहीं पर कंपनीज की जब टैक्स लायबिलिटी फिक्स होती है या टैक्स का असेसमेंट होता है, टैक्स का असेसमेंट किसके बेस पे होता है, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं होता है, ये इनकम टैक्स के हिसाब से होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से होता है। ठीक है। कंपनी जो अपना बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही है वो एज पर कंपनीज एक्ट बना रही है, लेकिन जब टैक्स असेस किया जाएगा कंपनी का तो वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से किया जाएगा। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कंपनी बनाता तो एज पर कंपनीज एक्ट ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर देता है कंसिडरिंग द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए किसी कंपनी की इनकम 2 प्रकार की होती है। एज पर कंपनीज एक्ट जो कंपनी की इनकम होती है उसको बोलता हूं मैं अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर कंपनी अपनी इनकम कैलकुलेट करती है तो उसको बोलता हूं मैं टैक्सेबल इनकम। और डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जन्म ही होता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के डिफरेंस की वजह से। ठीक है। जब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से तो वहां पर क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जन्म होता है। और अगर
अकाउंटिंग इनकम कम होती है टैक्सेबल इनकम से, तो वहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट का जन्म होता है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, मेरा वीडियो है पूरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या होगा, जब किसी कंपनी की टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी अकाउंटिंग इनकम से, तो वहां पर क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको एसेट साइड में डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए जिस तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती थी ना उसमें लाइबिलिटी साइड में, उसी प्रकार से यहां पर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये मैं एज पर स्ट्रिक्टली एज पर कंपनी एक्ट बता रहा हूं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ऐसे लोन्स और एडवांसेस जो एक साल से ज्यादा के बाद जो है जिनका पैसा मिलेगा। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कैपिटल एडवांस, जैसे किसी कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना है और कंपनी ने उसके लिए एडवांस दे दिया, तो क्या माना जाएगा, मेरा कैपिटल एडवांस माना जाएगा, तो मेरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। दूसरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी कंपनी ने किसी डिपार्टमेंट के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए, तो वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में। कई बार हम उसको इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, बट एज पर कंपनीज एक्ट वो कहा आना चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज का मतलब होता है जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, कंपनी के जो ऑफिस बेरर होते हैं, उनसे रिलेटेड जो पार्टीज हैं उनको, जैसे एसोसिएट कंसर्न है, आपकी जो है सिस्टर कंसर्न है, वहां पर कुछ आपने लोन और एडवांस दिया है, तो वो यहां आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में, जैसे आपने लॉन्ग टर्म किसी को लोन दे दिया है ना, रिलेटेड पार्टी को नहीं दिया, किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे दिया, तो वो उस कंपनी की तो बैलेंस शीट पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी, और इस कंपनी की केस में जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के रूप में आएगा। ठीक, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। आइए नेक्स्ट आइटम पढ़ते हैं। जो नॉन करंट एसेट्स का लास्ट आइटम है वो है अदर नॉन करंट एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अदर नॉन करंट एसेट्स, नंबर वन, रिसीवेबल्स मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा के जो डेटर्स हैं वो कहेंगे अदर नॉन करंट एसेट में आएंगे। नेक्स्ट, डेप्ट्स ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर्स, डायरेक्टर से कुछ पैसा मिलना है, वो अदर नॉन करंट एसेट में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर थ्री, फिक्टिशियस एसेट्स नॉट रिटर्न ऑफ, यहां पर सारे फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस आएगा, केवल एक फिक्टिशियस एसेट का बैलेंस नहीं आएगा, क्या, अदर देन डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ध्यान रखना है, कंपनी एक्ट 2013 से पहले क्या था, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होते थे वो कहां आते थे, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर एक हेड हुआ करता था एसेट साइड में, वहां पर आते थे, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर शेयर्स, और डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इस बार क्या किया है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड हटा दिया, इस बार सारे फिक्टिशियस एसेट्स मेरे कहां अदर नॉन करंट एसेट में आएंगे, बट डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरा यहां नहीं आएगा। जो मेरा डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कहां आएगा मेरा, ये लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। ये क्या करेंगे, सरप्लस के नीचे माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है कंपनीज एक्ट के द्वारा, पहले क्या होता था, सपोज किसी कंपनी की कैपिटल 100 रुपए की कैपिटल और रिजर्व्स, कंपनी को किसी साल 500 रुपए का नुकसान हुआ, अब क्या करता था कंपनी, कंपनी 500 रुपए को क्या करता था, एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखा देता था, और कैपिटल में 100 रुपए रहता था। अब एक्चुअली तो इसकी कैपिटल इरोड होगी ना, 100 माइनस 500 यानी माइनस 400 रुपए होगी ना इसकी कैपिटल, लेकिन चूंकि ये लॉस को क्या करता था, एसेट साइड में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाता था, इसलिए जो इन्वेस्टर जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं थी, वो क्या होता था, भ्रमित हो जाता था, उसको इस कंपनी की एक्चुअल जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होता था, उसको ये नहीं पता होता था कि इस कंपनी के जो नेटवर्थ माइनस में है, वो ये सोचता था कैपिटल 100 रुपीज है, इस 500 रुपए के लॉस पे तो उसके ध्यान ही नहीं जाता था, क्योंकि ये लॉस जो है एसेट साइड में रहता था। इस कमी को देखते हुए इस बार कंपनीज एक्ट ने क्या किया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो क्या होगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में सरप्लस से माइनस होगा। उसके अलावा जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो सारे मेरे एसेट साइड में आएंगे, अदर नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, देखिए एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स और एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वास्तव में एसेट्स होता है लेकिन इनटेंजिबल होता है, फिक्टिशियस एसेट एसेट की तरह प्रतीत होता है पर एसेट नहीं होता है, ये झूठा एसेट होता है, स्यूडो एसेट होता है।
ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। fictitious assets, sometimes companies incur certain expenses which, number one, they do not charge to profit and loss account fully during the year in which they are incurred. Number two, they charge in part over a number of years. यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि कंपनी जिस साल वो खर्चे हुई है उस साल उसका वो क्या करती है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करती है, चार्ज नहीं करती है, रिटर्न ऑफ नहीं करती है। वो क्या करती है, दे चार्ज इन पार्ट ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। उस खर्चे को वो धीरे धीरे कई सालों तक ले जाकर के जो है जीरो करते हैं। एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, expenses incurred in payment of commission, brokerage on underwriting or subscription of shares, debentures, etc. Discount allowed on issue of shares or debenture. Debit balance in profit and loss account. रीजन फॉर नॉट चार्जिंग दीज एक्सपेंसेस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्यों नहीं चार्ज करते हैं, उससे क्या रीजन होते हैं? नंबर वन, द कंपनी मे हैव नॉट कमेंस्ड कॉमर्शियल प्रोडक्शन विच रिजल्ट इन नील प्रॉफिट टू टेक केयर ऑफ दीज इनिशियल लार्ज एक्सपेंसेस। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस एक कंपनी के ऑपरेशन से पहले होते हैं। अब प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो कंपनी इसको खर्चा कहां डालेगी, इसीलिए क्या होता है, कंपनी इसको धीरे धीरे राइट ऑफ करती है। नंबर टू, the company is allowed to carry forward these expenses over a number of years which also help company in getting tax expenses. ये जो fictitious assets है इनका जब राइट ऑफ करते हैं या amortization, वर्ड amortization ज़्यादा अच्छा होता है, fictitious assets को amortize किया जाता है। तो जब fictitious assets को कई सालों तक बढ़ाते हुए amortize किया जाता है तो उससे क्या होता है, कंपनी को टैक्स का फायदा होता है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में। तो फिक्टिशियस एसेट्स मेरा क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा, बट जो डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो नहीं आएगा वहां, वो क्या है, लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं करंट एसेट्स के बारे में। करंट एसेट्स, देखिए करंट एसेट्स में भी क्या है, 6 सब हेडिंग्स हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स क्या होता है, देखिए एज पर कंपनीज एक्ट करंट एसेट की डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है। वैसे तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, कोई भी एसेट जो अगले एक साल में लिक्विडेट हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको करंट एसेट्स कहते हैं। ये तो लेमैन की लैंग्वेज है। जो प्रॉपर लैंग्वेज है करंट एसेट्स की वो देखिए मैं आपको बताता हूं, एज पर कंपनीज एक्ट। करंट एसेट, एन एसेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया है, इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो होता है किसी एसेट के द्वारा तो हम उसको करंट एसेट मानेंगे। पहला क्राइटेरिया, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या तो ये रियलाइज हो जाए, इसका पैसा मिल जाए, या ये सेल हो जाए, या ये कंज्यूम हो जाए। नंबर 2 क्राइटेरिया, इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। ये ट्रेड करने के लिए रखा गया है। नंबर 3, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। ये जो डेफिनेशन है सबसे ज्यादा यूज होती है। नंबर 4, इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल अ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। और या ये कैश हो या कैश इक्विवेलेंट हो। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, या तो कैश के रूप में हो और कैश इक्विवेलेंट के रूप में हो, लेकिन वो कैश या कैश इक्विवेलेंट किसी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए ना हो। अगर उस कैश या कैश इक्विवेलेंट के ऊपर इनकम्बरेंस है कि वो अगले 12 महीने में किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए रखा गया है, तो ऐसे कैश या कैश इक्विवेलेंट को मैं करंट एसेट नहीं मानूंगा। तो ये 4 प्रकार के क्राइटेरिया हैं। अगर कोई भी एसेट इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो करंट एसेट है, अदरवाइज वो नॉन करंट एसेट है। ठीक, अब हम करंट एसेट्स के सब हेड्स पढ़ लेते हैं। देखिए करंट एसेट्स में सबसे पहला जो हेडिंग है वो क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताया था, किसी कंपनी के पास कुछ सरप्लस होता है, वो कहीं उसको लगा लेता है कुछ गेन कमाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट होता है। एक था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 1 साल से ज्यादा का होता है। 1 साल से कम का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करंट इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, जो करंट एसेट्स का दूसरा पार्ट है वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं क्या होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट। ये सब क्या है, इन्वेंट्री के जो है सब हेडिंग्स है। देखिए लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं उसको भी मैं इन्वेंट्री में लगा देता हूं। देखिए जिन भी आइटम्स में
डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है, उन सबको मैंने क्या कर दिया, यहाँ इसमें डाल दिया, स्टॉक में, इन्वेंट्री में डाल दिया। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। देखिए ट्रेड रिसीवेबल बहुत आसान है। आपने डेटर का नाम सुना होगा ना, आपने बीआर का नाम सुना होगा, बिल्स रिसीवेबल, वो सब यहाँ आते हैं। ठीक है, मैंने ट्रेड रिसीवेबल में क्या बताया था, 6 महीने के अंदर के यहाँ आएंगे, 6 महीने के ऊपर के कहाँ चले जाएंगे, वो यहाँ नहीं आएंगे। वो क्या है, नॉन करेंट एसेट्स में चला जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अदर नॉन करेंट एसेट में जाएगा। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, देखिए कैश में क्या आता है, देखिए बैलेंसेस विद बैंक, चेक, ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड, अदर्स। और कैश इक्विवेलेंट क्या होती है, कैश इक्विवेलेंट क्या होती है, ये वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं जो हाईली लिक्विड होती हैं। इसका टाइम पीरियड बताया गया है 3 मंथ का, जो कि 3 महीने के अंदर लिक्विडेट हो जाए, उन मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मैं कैश इक्विवेलेंट कहता हूँ। और कैश तो कैश ही होता है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। ठीक है, तो ये हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में। नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देखिए जिस तरह से शॉर्ट टाइम बोरिंग्स होती हैं, उसी तरीके से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बिजनेस जो है अपना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कुछ एडवांस पे कर देता है, एडवांस टू सप्लायर्स, तो वो मेरा किस में आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। या मैंने क्या कर दिया, किसी को शॉर्ट टर्म का लोन दे दिया, जैसे लॉन्ग टर्म का लोन होता है ना, उसी प्रकार से मैंने किसी को कुछ महीने का लोन दे दिया बिजनेस ने, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आ गया। ठीक, लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स क्या होता है, ऐसा करंट एसेट जो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा है, वो किस में आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक, जैसे एडवांस टैक्स पेड। ठीक है, तो जो करंट एसेट इनमें से किसी भी सब हेडिंग में नहीं आ रहा है, उसको आप अदर करंट एसेट में डाल दीजिए। ठीक, तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड के बारे में डिटेल से बताया था, और हर आइटम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो आशा करता हूं आप बैलेंस शीट का एसेट साइड को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इस तरीके से बैलेंस शीट का मेरा तीसरा और अंतिम पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन तीनों पार्ट को एक सिंगल वीडियो के रूप में भी अपलोड करूंगा। थैंक यू।